आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारी के शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम शाह बाजार में एमआईएम पार्टी के बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैनी के कार्यालय पे मौजूद हैं। हमें लगातार फ़ोन भी आ रहे थे। चंपा चौक पे जो तो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, लोग कह रहे थे कहाँ तक होगा, कैसा होगा, और कुछ बातों पर कुछ बातचीत चल रही थी। तो सोचा चलो इस बात पे एक गुफ्तगू की जाए, एक मुलाकात ले ली जाए, ताकि जनता के बीच जो सवालात उभर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उसका समाधान हो जाए। बस यही मकसद से ये इंटरव्यू कवर करने हम जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बोलिए कि चंपा चौक पर राष्ट्रीय कार्रवाई हो गई है, आज जो 2 दिन में कारगुजर दिखने में आ रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि खाली नॉर्मल दिखावे को इतनी खाली चबूते छोड़ के चल लेंगे, जबकि 100 फीट का सुनने में आ रहा है। लोगों की बात पे आप इतना ध्यान क्यों देते? लोग बेचारों को जितना दिखता है, जितना समझता है, उतनी बात करते। देखिए, अभी जो कार्रवाई हो रही है, जो कारपोरेशन कार्रवाई कर रही थी, तो आपने देखा होगा आज़ाद चौक पे भी कार्रवाई हुई जी। आपने देखा होगा सेंट्रल नाके पे कार्रवाई हुई जी। उसी तरह रोशन गेट की तरफ में वो कार्रवाई हुई, और वही कार्रवाई जिनसी के चौराहे से लेकर तो दमड़ी महल तक हुई। ये जितना इंक्रोचमेंट था, जितना अतिक्रमण था, लोग जो गाज़ियाबाद तरीके से रोडों के आगे आ गए, तो जिससे लोगों को ट्रैफिक को बहुत तकलीफ हो रही थी। लोग क्या कर रहे हैं, शाम के टाइम पे रोशन गेट के आसपास के तरफ के वीडियोस बना के कमिश्नर साहब तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर साहब तक पहुंचा रहे हैं। तो और हकीकत भी, सच्चाई भी है ये कि लोग पार्किंग इतने बड़ी बड़ी कर दे रहे हैं कि लोगों को तकलीफ हो रही। फिर आप जब काम करने को निकलते हैं तो फिर कई लोगों को तकलीफ भी होती है इसके अंदर, कई लोगों के कारोबार इसके अंदर हायल हो जाते हैं। कई लोग जो ठीक है कि अगर 2-3 फीट आया हुआ है, 4 फीट 5 फीट आया हुआ है, वो लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती है इसी चीज़ों से। तो कारपोरेशन अभी वो कार्रवाई कर रही है। और ये सवाल ये जो 100 फीट का रोड का चल रहा था, आप कह रहे थे कि भाई अब दशहरे के बाद अभी पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब त्योहार भी खत्म हो गया। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है आचार संहिता लगने के बाद मामला और डिले पड़ गया। नहीं, देखिए, मसला कैसा होता है कि सारी चीज़ें कानून के तहत होंगी जी। लोगों के मुतालबे पे, मेरे कह देने से और लोगों की तमन्ना और उम्मीदों पे काम नहीं होते। अभी ये जो मास्टर प्लान था, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चंपा चौक से लेकर तो जालना रोड तक का ये रोड 100 फीट का था जी। इसको कुछ लीडरों ने जिनसी से बाईजीपुरे से आगे इसको जो तो 60 फीट का कर लिए थे जी। ये आपके अमल में आए होंगे जी। उस चीज़ की पूरी नुमाइंदगी, यानी कि मैंने आरिफ हुसैनी, फिरोज़ खान, हमारी एमआईएम टीम, पूरे नासिर सिद्दीकी साहब, ज़मीर कादरी साहब, अयूब जागीरदार साहब, सब लोग हमारे साथ में थे। इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत के ऊपर हमने पूरी तरीके से नुमाइंदगी, ईमानदारी से, बेबाकी से फर्स्ट शनास ऑफिसर जनाब हमारे जी श्रीकांत साहब, उनके सामने रखे कि साहब या तो पूरा रोड 100 फीट का रखो, नहीं तो फिर पूरे रोड 60 फीट का कर दो जी। ऐसा क्यों? आप देखिए, 1975 के बाद रिवाइज प्लान हुआ, रिवाइज प्लान में भी वो 100 फीट का ही रहा, 2001 के प्लान में भी 100 फीट का ही था। फिर अचानक अभी ये 60 फीट का क्यों करें? तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ से मंजूर होके ये गवर्नमेंट के पास गई मंजूरी, क्योंकि 100 फीट का करना है। फिर वो सारी मंजूरी होकर यहाँ पर आई, तो फिर अपने कुछ लोग वो चाहते कि भाई कोई नहीं चाहता अपना घर जाना जी, लेकिन हमको मुस्तकबिल का सोचना है, हमको फ्यूचर का सोचना है जी। तो उसी नुक्ते नज़र से कार्रवाई होने वाली। जैसा अभी ईपी प्लान मंजूर हो गया जी, ईपी प्लान जो जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए थे वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ जी। ईपी प्लान जैसे क्यों, तो ये मंजूरियाँ पूरी, इसके ऊपर तो ये पूरा कानूनी काम हो चुका है जी। चंपा चौक की मस्जिद को बचाने का जो हमारा मकसद था, इंशाल्लाह हम 99% उसके अंदर सक्सेस हो चुकी है, कामयाबी इसमें मिल चुकी है जी। अब वो सिर्फ नक्शा जो है तो गवर्नमेंट ने मंजूर कर देंगी, जब मंजर यहाँ पे आएगा तो इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। सर, जैसे आपने डीपी प्लान की बात कर रहे हैं, सुनने पेपर में आया है कि काफ़ी कोई साथ ऐतिहासिक मस्जिद है भी इसको जद में आ रही है, क्या उसके ऊपर भी एमआईएम कुछ कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? जो गुलमंडी की तरफ की है वो मस्जिद है कुछ? नहीं, देखिए, 4-5 मस्जिद आ रही है। देखिए, अंगूरी बाग के ऊपर अभी जो मार्किंग मार रहे थे जी, और जो बात हमारे समझ में आई जी, तो अंगूरी बाग की मस्जिद पहले जद में नहीं थी। अच्छा। अभी ईपी प्लान के अंदर अलाइनमेंट चेंज किया गया जी, तो हमको मालूम ऐसा पड़ा कि कुछ भूमाफिया लोगों ने जी उस तरफ की ज़मीन खरीद के रखे हैं जी, और अपनी प्रॉपर्टियों को भूमाफिया ने बचाने के लिए मस्जिद को जद में लेके आए जी। तो इसकी नुमाइंदगी वहाँ के अंगूरी बाग के कुछ लोग हैं, हमारे सैयद शफी साहब है, हमारे भरत प्रेस के कुछ लोग हैं, ऐसे लोग उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जानबूझ के लोग, भूमाफिया लोग जो है तो अपने असर रसूख के बुनियाद पर, कुछ सियासी रसूख के बुनियाद पर, अलाइनमेंटों को सरकार है, और जो उन्होंने कौड़ों के भाव में ज़मीनें खरीदे है उसको पैसे बनाने के चक्कर में इबादत गाहों को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे, जो इतनी आसान बात है, और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सर, जैसा आपने चंपा मस्जिद के वास्ते जो तो बहुत कोशिश की, ये तो मीडिया पे मौजूद है, जग जाहिर है, तो क्या वही ताकत का मुजाहरा और बाकी 4-5 मस्जिद जद में आ रही है, इसके ऊपर आप करेंगे? नहीं, देखिए, आप तैयार रहेंगे? देखिए, इबादत गाह कहीं की भी हो, और ज़रूरी नहीं है कि इबादत गाह हम सिर्फ मुसलमान की बात करें, जहाँ लोगों के अपने मजहबी जज्बात जुड़े हुए जी, तो हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी जगह को ना छेड़ा जाए जी। अगर आपके पास में मुतबादिल जगह है तो लीजिए ना, जैसा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था चंपा चौक पे जी,
साहब कमिश्नर साहब ने खोला, कहा कि इधर की प्रॉपर्टी को अपन ले सकते हैं। जी ये कमिश्नर साहब के और उनके टेक्निकल जो टीम थी, जी तो ऐसे ही हर जगह तो ऐसा मौका है। जी ऐसा तो है नहीं कि दोनों साइड में मस्जिद है, दोनों तरफ मंदिर है, या दोनों तरफ कोई धार्मिक स्थल है। जी एक ही तरफ है तो दूसरी तरफ से जगह ले सकते। तो हमारा बोलना ये है कि जैसे चंपा मस्जिद का मसला हल हुआ, वैसे अंगूरी बाग का भी हो जाए। और ऐसे कोई इबादत गाह है, जितने चाहे किसी मज़हब के रहो, जी अगर लोगों के वहाँ पर उनका मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं, लोग वहाँ इबादत करते, तो ऐसी चीज़ों को देखो, शहर हमारा है जी और रहने वाले लोग भी हमारे हैं, जी तो अमन और शांति के साथ में जो बेहतर से बेहतर काम हो सकता है वो किया जाए। इसके लिए इंशाल्लाह चाहे किसका भी काम रहो, एमआईएम पार्टी पेश रहेंगी उसके अंदर। मतलब मस्जिद इंशाल्लाह और कोशिश करने में कामयाब मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल उसके लिए भी करेंगे और इंशाल्लाह किसी और इबादत करेंगे उसके लिए भी लड़ेंगे। सर फिर चंपा आ जाता हूँ, चंपा चौक रोड की तरफ। जैसा आपने कहा कि 60 फीट का कर दो या 100 फीट का कर दो, जैसा यहाँ पर मस्जिद आ रही थी आपकी कामयाब नुमाइंदगी वो रही, लेकिन आगे मंदिर भी आ रहे हैं कुछ, सर उनकी भी जज्बात जुड़े हुए ना हमारे हिंदू भाइयों के। वही तो कह रहा हूँ फिर मैं, अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल मुतबादिल जगह लो। तब 100 फीट कैसे होगा फिर, वहाँ तो रास्ते में आ जाए। है सब पूरे रास्ते पूरे। देखिए ये टेक्निकल टीम पूरा बैठ के हर चीज़ की है, जब भी उसको डाला गया है जी हर चीज़ का मार्ग निकला हुआ है। जी लोग लेकिन ख्याल सारे के अंदर, अंदाज़ों के अंदर लोग कुछ भी बातें करते, लेकिन कानूनी शक्ल नुक्ते नज़र से ही काम होगा। MRTP एक्ट के ऊपर ही काम होगा। महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत ही रास्तों का रुंदीकरण होता है, रास्तों की चौड़ाई होती है जी उसके तहत ही काम होगा। सर ठीक है, जैसा आपने कहा कि अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन जो बड़ा प्लान है 100 फीट का, फिर आप जाता हूँ वही सवाल के ऊपर, अब सब समाप्त होगा, शहर की मतलब तोड़ फोड़ हो गई, सब हो गया, त्यौहार वार भी खत्म हो गए, शायद अगले 15 दिन में से आचार संहिता लग जाए अगले महीने में। जब आचार संहिता लगेगी तो काम कैसे चलेंगे? नहीं वो टेक्निकल बात देखिए, अगर ये मामला जो है तो आम बात है। अब ये मैटर जो है तो सब जुडिस भी है। अच्छा और कोर्ट ने जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 2 हफ्ते के अंदर उनका एक एफिडेविट मांगा था जी सारी चीज़ों के ऊपर। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी नुक्ते नज़र से ये काम करना है। जैसे ही गवर्नमेंट का एफिडेविट आता है, कोर्ट के ऑर्डर को ऑर्डर आ जाते हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। आचार संहिता मायने नहीं रखती। यानी कि मान लो अगर चुनाव के अभियान चल रहा है और उसमें अगर ऑर्डर आता है तो फिर चुनाव के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। तो ये बैठ कर अथॉरिटी तय करेंगे कि भाई पहले अगर ऑर्डर जिस तरीके का रहेगा उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। अदालत से बड़ा कोई हो सकता है क्या? ये बात फिर कोई नहीं हो सकता। सर एक अब थोड़ा सियासी माहौल पे आ जाते हैं, क्योंकि अब बहुत मामला का मुंह पे आ गया है, यानी बहुत करीब आ गया है और उथल पुथल देखी जा रही है। अब नए हालात में, एक नए समीकरण में कैसा देखते हैं आप? 4 प्रभाग है, आप अपने वार्ड को कैसा पाते हैं? कितना मजबूत पाते हैं, कितना कमज़ोर पाते हैं, क्या पाते हैं? नहीं देखिए, ये लोगों के लिए नया तजुर्बा है जी। जो लोग सिंगल वार्ड के अंदर वोट करते थे, अब उनको 4 वोट करना है जी और 4 वार्ड का एक प्रभाग बनाया गया है। जी तो थोड़े से इसके अंदर अवेयरनेस और थोड़ी सी वोटर्स के अंदर बेदारी जगाना पड़ेगी। जी और जो लोग अपने आप को उम्मीदवार बना के पेश कर रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स तक पहुँचे, जी हक राहिंदगान तक आप पहुँचिए, उनको बेदार कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, उनमें अवेयरनेस पैदा कीजिए। तो देखिए इसके अंदर कुछ दुश्वारी तो आने वाली है, लेकिन उनको खुश असलूबी से निपटना पड़ेगा। सर अगर एग्जांपल, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है एक आम फाहिम जो लोग देख रहे होंगे, ज़्यादा जिसको ज़्यादा समझता नहीं है, जैसा आपने बोले कि एक बंदा 4 वोट करेगा, अब आप खड़े हुए हैं और आपके मुकाबले में 4 खड़े हुए हैं, तो वो 4 वोट कैसा पड़ना? वो चारों ने आपको डालना, क्या अलग अलग डालना, पहली पसंद दूसरी पसंद, उसका तरीका बता सकते हैं? देखिए उसका मैं एक बताता हूँ कि अभी समझो प्रभाग नंबर 1 है। हाँ जी। उसमें 4 चुन के आने वाले हैं। अच्छा। तो अभी प्रभाग नंबर 1 में ABCD गिरेगा। अच्छा हो गया जी। तो आप B से लड़ रहे, C से लड़ रहे, क्या D से लड़ रहे? अच्छा। पहले ये तय हो जाएगा। उसके बाद जब आप पोलिंग बूथ में जाएंगे जी, पोलिंग बूथ में जब वोट डालने के मकसद से आप जब जाएंगे तो अंदर 4 बूथ लगे हुए हैं, 4 मशीनें रहेंगी। अच्छा समझ गए? जी जी। अब ए में आपको अगर मेरे को अगर ए जुमरे में अगर मेरे को वोट डालना है आपको, तो मैं ए में डाल सकता। अच्छा। लेकिन बी में मेरे को हो सकता है हमारे जो भाई लीडर को डालना है जी, तो मैं उनको डाल दूंगा। सी में अलग, डी में अलग, या चारों को भी डाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन 4 मशीनें रहेंगी, आपको चारों जगह वोट डालना है। मतलब अलग अलग पार्टी करेंगे तो उनकी निशानी में मौजूद रहेंगी? सवाल ही पैदा नहीं, तो हर मशीन में सबकी निशानी रहेंगी। अभी समझो, अब मैं बता रहा हूँ ना, ए की एक मशीन रहेंगी, उसके अंदर जितने उम्मीदवार सबकी निशानी, उसमें जो हाईएस्ट रहेगा वही जीतने वाला है। बी में वैसे रहेगा, जो हाईएस्ट रहेगा वही जीतेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके वार्ड की आबादी मतलब 30,000 है और आपको मिल रहा है 10,000 वोट, तो फिर 10,000 का नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ए जुमरे में अगर मैंने फॉर्म भरा, अच्छा, तो ए में मैं हाईएस्ट रहना, मतलब बी में जिसने भरा, अच्छा, तो वो बी में हाईएस्ट रहना, जिसने सी में भरा उसने सी में हाईएस्ट रहना, जिसने डी में भरा, मतलब A B C D इसमें जो हाईएस्ट रहेगा वही जीतेगा।
यानी कि फिलहाल जो जिस वार्ड से आप नगर सेवक है, मान लीजिए अगर इसमें अगर आप हाईएस्ट है, यानी कि थोड़ी ये भी हो गया समझ जाओ, ये भी हो गया, तो इसमें मैं जितना हाईएस्ट वोट रहूंगा तो मैं जीतूंगा, अगर मेरे से कोई दूसरा रहेगा तो वो जीत जाएगा। यानी कि आपको 10,000 मिलते हैं और बाकी मिनट 10,000 से नीचे है तो आप जीतेंगे। तो मैं जीतने वाला है। आपके वार्ड से? जी हाँ, वार्ड से बोले तो ए हाँ ए जिम्मे से मैं जीत गया। ये तरीके का है इस तरीके का दरअसल मैं इसलिए पूछा हूँ सर कि आवाम के समझने में आसे नहीं। बराबर बोले आप, लोग इसमें कंफ्यूजन में भी है, लेकिन सबसे अहम चीज आवाम तक ये पहुंचना जरूरी है कि पोलिंग बूथ में जब आप जाएंगे जी तो आपको 4 मशीनें मिलेंगी। जी समझ गया? जी आपको इधर भी वोट डालना है, 1 इधर भी डालना है, 2 उधर भी डालना है, 3 उधर भी डालना है, 4। अब वो आपके उसके ऊपर है जी कि आपके जिम्मेदारी के ऊपर है कि आप किसको डालना चाहते हैं। जी तो जिसका बटन आप दबाएंगे अगर वो हाईएस्ट रहता तो वो जीतेंगे। जी इस तरीके से वोटिंग होने वाली। सर अब 2 सवाल ले लेता हूँ, एक नेशनल लेवल पे है, एक यहाँ की लेवल पे। पहले नेशनल पे सवाल ये है कि बिहार में देखा हमने कि आपका गठबंधन नहीं हुआ, आखिरकार वो मामला टूट फूट का शिकार होगा। अब अल्लाह ही जाने इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन औरंगाबाद की जनता चाहती है कि यहाँ पर तो कुछ इत्तेहाद हो। तो क्या ठीक है, बातें तो बहुत हो रही हैं, और मैंने मीडिया में पढ़ा था कि भाई वहाँ के टीसी यादव साहब है, उन्होंने कहा था कि मुझे फ़ोन नहीं आया, लेटर नहीं आया, ये उनका बयान था मीडिया में। कहाँ के? बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार के बाद यहाँ क्यों कर रहे हैं? नहीं भैया, सवाल ये एक इत्तेहाद की बात हो रही है, लोग बड़े वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इत्तेहाद के लिए इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाकई में शहर की तरक्की की अगर जिसको फिक्र है जी, और जो अपने आप को बड़े सेकुलर गर्दानते हैं, जिनका मकसद ये है कि वाकई में ज़ातीवाद, ये जो क़ुव्वतें हैं, जो ताकत है, जो सियासत में नफरतें फैला रही है, इनको अगर रोकना है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सारे दलों को साथ में मिला के लेके चलना। आप इसका जवाब दीजिए मेरे। नहीं तो आपकी तरफ से कोशिश है क्या? अरे हम सब लेटर लिखा पढ़ी करके। सुनिए ना आप मेरी बात, मैं जब कह रहा हूँ जी कि दावे कौन करते हैं? कांग्रेस वाले। जी दावे कौन करते हैं? राष्ट्रवादी वाले। दावे कौन करते हैं? जो जितनी भी रीजनल पार्टी जो भी, हाँ जी रीजनल पार्टी ये दावे करते हैं ना। तो कभी उन्होंने एक बार पहल की क्या कि वाकई में जो दल अब हमारे साथ में आए हैं, जिनके पीछे जनाधार है, ऐसे लोगों के साथ में लेके हम फाशिस्ट ताकतों को रोक सकते हैं, ये जो कास्टिज्म की बात करते हैं, जो नफरत फैलाने की बात है, इनको हम दूर रख सकते हैं। ऐसी एक भी तैयारी? हम तो तैयार है, आपने बोला तो हम बिल्कुल तैयार है आपसे मिलने के लिए। हम कहाँ किसी से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये साहब, औरंगाबाद की हद तक की अगर बात करूँ तो यहाँ के जो मुकामी जो पुराने सियासतदान है, मुसलमानों के अलग अलग पार्टी जुड़े हुए हैं, उनकी आपकी बनती नहीं सियासी तौर से, तो फिर कहाँ से इत्तेहाद दूंगा? ये भी नहीं बनती नहीं का सवाल ये है कि अब उनके हाथ में कुछ रहना तो बनेंगे ना। अब खाली सफ़ेद कपड़े पहन के खादी के निकल जाए, इख्तियारात कुछ भी नहीं उनकी पार्टी में उनके, तो उनसे क्या बात करेंगे? पार्टी का वजूद रहता ना अपना एक। पार्टी का वजूद रहता, जिम्मेदारों ने बैठ के बात करना ना। अगर है वो जिम्मेदार तो भेजो उनको, बिल्कुल बात करेंगे, बुलाओ, बोलना हम आके बात करते। आप आने को तैयार है? अरे हम तो हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, पहले भी कह चुके हैं हम आप। ये सिर्फ बातें करते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं, इनको कुछ करना नहीं। आपने डॉक्टर जफर का इंटरव्यू लिए थे जी, क्या बोले थे उन्होंने? क्या जवाब था उनका? उनका ये था कि मेरे हाथ में भी आज कोई इख्तियारत नहीं है, उनके हाथ में भी कोई इख्तियारत नहीं है, लेकिन हम जहाँ इत्तेहाद की बात कर रहे वहाँ पर जो तो इंतशार की बातें शुरू कर देते। बात उसने करना वाकई में कि जिसके हाथ में कुछ पावर है। हम तो मुतमन्नी है, हम तो पूरी उम्मीद है, होता है इत्तेहाद तो बहुत अच्छी बात। सर आज थोड़ा सा आ जाता हूँ कि आइला मोहम्मद पे मामला हंगामा चला और बहुत सी बातें हैं, गायब हत्या के मामले चढ़े, इसको क्या आपको लग रहा है कि इसके आड़ में राजनीति चढ़ रही है कि या कुछ साजिश है? नहीं देखिए, सबसे आसान टारगेट अगर सियासत के अंदर कोई हो चुका है तो वो मुस्लिम समाज है जी, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी। आज बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट चल रही है जी। और केंद्र में भी बीजेपी अलायंस की चल रही है, अलायंस की चल रही है, कोई मेजॉरिटी में कोई भी नहीं है जी। सबसे इजी टारगेट मुस्लिम समाज हुआ है। इनको कोई रोजगार पे बात करने की नहीं है, शिक्षा पे बात करने की नहीं है, चिकित्सा पे बात करने की नहीं है, किसान खुदकशी पे बात करने का है नहीं, कुछ भी काम करना नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करना है। सिर्फ उठा मुसलमानों को बुरा बोल दो, क्यों? तो मुसलमान बाप की जागीरें आयते रखे हुए, मुसलमान को बुरा बोल के चंद हिंदू खुश कर दो और हिंदू समाज भी बेवकूफ़ बन रहा है, ये पास सवाल कर रहा नहीं। ऐसे लोगों को सियासत की सफ़े हस्ती से मिटाओ, जो हिंदू मुसलमान कर रहे और अहम मुद्दों से हटा रहे हैं लोगों को। ये ज़रूरी है नहीं है? नहीं है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इजी टारगेट मुसलमानों को बना कर अगर, अरे मुसलमानों किसी के बाप का कुछ लेके खाए क्या? अरे हम अमन और शांति की बात कर रहे हैं, तुम नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। जब जब हम अमन के पैगाम की बात कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर है भैया। मुल्क को भी संभालने की, अमन शांति पैदा करने की, मेल मिलाप बढ़ाने की, भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पे है। सत्ता में बैठे हुए नशे में लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जातिवाद करते फिर रहे बोले आप। सर फिर आ जाओ तो चुनाव की तरफ, जिससे प्रभाग का रचना हुआ है। मैं शहर में घूमता हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, और कुछ काफ़ी सीनियर तजुर्बेकार लोग बोलते हैं
कि आपकी बारी में नहीं चाहते हुए भी जो है तो मुसलमानों का, मुस्लिम क़यादत का नुकसान होगा। उनका तर्क ये है कि मुसलमान बड़ी संख्या में खड़े रहेंगे, उनका डिवाइडेशन होगा और कहने के फ़िरका परस्त पार्टी को फ़ायदा होगा। देखिए साहब, कब तक हम गाफिल बैठे रहेंगे? 70 साल के ऊपर का अरसा हो गया, मुल्क को आज़ाद होकर 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं जी, हमको सब समझता कौन जीत सकता, कौन किस मकसद से खड़ा है, किसके इरादे क्या है, कौन वाकई में समाज के काम कर सकता, कौन भाईचारे के काम कर सकता, कौन सियासी काम कर सकता, ये तो समझ सकते हैं। तो समझ में आता है। तो फिर उनको वोट दो। तुम क्यों परेशान हो रहे? वोट देना तो आपके हाथ में है ना, 50 को खड़े रहने दो। उनकी हैसियत और औकात बताओ, वो हैसियत और औकात बताओ। जब टाइम पे आके जो इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ते हैं, जज्बाती बात, ऐसी बात हो जाती है कि लोग भाग जाते हैं। कितनी भी जज्बाती बाढ़ हो जाए, भैया आप कुरान पढ़ते हैं ना, अपन तो दीनी तालीम लेते हैं ना, बेशक। असली तालीम दीनी तालीम दोनों लेते हैं ना। अपन अपने जहन का इस्तेमाल करो। अभी इतने सारे तजुर्बात आपके सामने एमएलए इलेक्शन के जी, ऐसे खड़े थे, बहुत बड़े बड़े बांग दावा करने वाले, मुंह आसमान फाड़ रहे थे, जमीन तोड़ रहे थे। कहाँ गए वो लोग? शंबर पन्नास लेके गायब हो गए कौम का नुकसान करके। तो कौम को इस इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर मैं लगता है कि मैं वाकई में कौम के सौदे कर रहा और मैं जीतने वाले को हराने की कोशिश कर रहा, सफ़े हस्ती से मिटाओ मेरे को सियासत की, काहे को वोट डाल रहे मेरे को? ऐसे जहन, ऐसे मकसद लोगों ने, और जब जब ये खड़ रहेंगे इनको उनकी जहन, उनकी औकात बताओ। सर आ जाता हूँ आपके वार्ड की तरफ कि भाई अभी तो वार्ड रचना तो करीब करीब हो गया। अब ओबीसी आरक्षण ये है, मान लीजिए कि आपके वार्ड में कुछ नया समीकरण हो जाता है, ओबीसी हो जाता है या महिला हो जाता है, तो आपकी क्या तैयारी? नहीं देखिए, ये पार्टी तय करती कौन कहाँ से लड़ेगा। पार्टी के जिम्मेदारान तय करेंगे। अगर मेरी ज़रूरत रहेंगी उनको कहाँ से लड़ाना, तो पार्टी जहाँ से बोलेंगे वहाँ से लड़ेंगी। अगर पार्टी ये सोचेंगी कि वे पूरे प्रभाग के अंदर घूम के तुमको जो तो पार्टी का काम करके ज़्यादा चुनाना, तो वो काम करना पड़ेगा। अगर जब हम पार्टी के नज़्बुल ऐन से अगर हम पाबंद हैं, तो पार्टी के तंजीम के, मजलिस के उमूर के ऊपर, उसके ज़ाब्तों के ऊपर, उसी के उसूलों पर ही काम करना पड़ेगा। सर आपको लगता नहीं कि अगर खुदा न खास्ता पार्टी बोलती फला वार्ड से लड़ो, रोशनीगढ़ से लड़ो थोड़े के वास्ते, तो आपको लगता नहीं कि आपका वार्ड नहीं हो? ठीक है, शहर में मानी जाती है, पहचान अलग। नहीं, देखिए पार्टी जब सोच के अगर वहाँ भेजेंगी मेरे को, तो ये आपको तकलीफ नहीं देंगी? सुनिए ना मेरी बात, आप जवाब ले लीजिए इसका। मैं से मुराद बोले किसी को भेज सकते हैं जी, लेकिन पार्टी पूरी चीज़ों का तज्जिया करेंगी कि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कौन है, और हमारे पास का उम्मीदवार उससे ज़्यादा शोहरत रखता कि नहीं रखता। अच्छा, जो सामने खड़ा उसने कुछ काम बारीक के देखी जाएगी। सवाल ही बात है, हर पहलू को देखा जाएगा। जब उम्मीदवार उतारा जाएगा, जब ही उम्मीदवार उतारा जाएगा, तो पार्टी जिसको जा कहेगी वहाँ से लड़ना पड़ेगा। पार्टी को अगर लगती है कि भाई सामने वाला उम्मीदवार लोगों को गुमराह कर रहा है, उससे काबिल उम्मीदवार हमारे पास में, और वो जाके उसको बिल्कुल पटकी दे के आ सकता, उसको चारों खाने चित कर सकता, तो बिल्कुल ऐसे उम्मीदवारों को लड़ेंगे। सर ये आखिरी सवाल, मैं फिर आ जाता हूँ औरंगाबाद की सियासत तरफ कि आज औरंगाबाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि भाई वो अलग अलग पार्टी से मुसलमान के चेहरे क्यों ना हो, जो पुराने मुसलमान के लीडर है उनको भी सियासत में महानगर पालिका में रहना ज़रूरी है। और इमाम की जिम्मेदारी को चाहिए कि खामोश तरीके से कुछ लोग, कुछ दो, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ इस तरह से, ताकि आपकी राजनीति जिंदा रहे और मुस्लिम क़यादत जिंदा रहे। ये बहुत बड़ा अजीब गरीब सवाल है और बड़ा तल्ख सवाल है। देखिए, जितने लोगों की आप बात करते हो छुपे हुए क्यों हैं? अगर ऐसे काबिल लोग हैं, ऐसे बहुत तो शातिर लोग हैं, बहुत जहन लोग हैं, सियासत के अंदर काबिलियत उनकी, बहुत पुराने लोग हैं, तो 5 साल से तो कारपोरेशन नहीं थी, कारपोरेशन की कोई बॉडी नहीं थी जी, ऐसे लोगों ने सामने आके कि आप समाज के कुछ काम किए क्या, सियासत में आके कोई काम किए क्या? देखिए, जनता अवाम जो होती है वो हर पहलू को सोच के वोट देती। जी, मैं कितना भी सूर मार, कितना भी 30 मार खाऊं, अगर मैं जनता के अवाम की उम्मीदों पर, उनके मेयार पर नहीं उतरता तो वोट नहीं देंगे मेरे को। तो ये सीनियर है, कुछ काबिल है, सब बाजू रह जाती। यही देख के वोट दिया देंगे कि जिस चीज़ को टिकट दिया गया है वो वाकई में वार्ड के अंदर तरक्की कर सकता है क्या, वाकई में डेवलपमेंट के काम कर सकता है क्या, और ये फंड्स को बराबर ला सकता है क्या, सारे समाजों को लेके चल सकता है क्या, समाजी और सियासी काम बराबर कर सकता है क्या। इन उम्र के ऊपर अवाम वोट देती। सर एक सवाल और जहन में आ गया कि पहले जब फर्स्ट टाइम 2014 का इलेक्शन लड़ा गया था, तो यूँ समझ लीजिएगा असद साहब के चेहरे पर लड़ा गया था। आपके उम्मीदवार चुन के आए भी नहीं होते तो विकास की बात भी नहीं होती। लेकिन अब माजी खासदार है, माजी आमदार है, 25 नगर सेवक है, तो आप आपकी बारी में वही जादू चलेगा, असद साहब, अकबर साहब का जादू चलेगा कि कुछ विकास के नाम पे वोट मिलेंगे? देखो, जादू नहीं, ये करिश्मा है असद अवैसी साहब की क़यादत का, कि दुश्मन में उनका ख़ायल हो जाता। अभी देखिए आपने कैसे कैसे स्टेटमेंट सबके आ रहे हैं। जी, देखो, पहलगाम में घटना घटी, कौन मंजराम पे आया देश की खातिर? किसने हुब्बुल वतनी के मुजाहरे किए? किसने हुब्बुल वतनी के पूरे मुजाहरे किए? किसने दुश्मन मुल्कों के ख़िलाफ़ में बात की? तो साहब का मुखालिफ में रहने वाला भी उनके फेवर में हो गया। वैसी करिश्मा महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब का है, और शहर औरंगाबाद के अंदर 25-26 कारपोरेटरों के भी अपनी अपनी जगह पर उनका वजूद है कि उन्होंने ज़मीन पे काम उतारा है।
ये सारी चीज़ें लेके अब आपके सामने जाएंगे। यानी विकास हावी रहेगा कि आजाद साहब की शेरवानी बोलते परेशानी के शेरवानी साहब उनकी नहीं साहब, असद साहब की भी क़यादत है, क्या पार्लियामेंट में आप उनकी बात नहीं सुनते? लेकिन औरंगाबाद क्यों नहीं, ये शेरवानी परेशानी लोग बोलते हैं। नहीं, वो जिनको परेशानी हो रही वो बोलते, वही उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो मुकाबला नहीं कर सकते हमारा, जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते वो ये बातें करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की भूमिका कौन निभा रहा? क्या कांग्रेस को पूछती क्या बीजेपी वहाँ? उनको तो खातिर में नहीं लाते। अगर वाकई में इस मुल्क के अंदर अपोजिशन की भूमिका कोई निभा रहे हैं तो मेरा ख्याल सदा वसी साहब निभा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब निभा रहे हैं, और शहर के अंदर हमारे कारपोरेटर्स पूरे जिम्मेदार निभा रहे हैं। आखिरी सवाल साहब जाते जाते कि औरंगाबाद में जितने भी मुसलमान के लीडर अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये है कोई एक कौमी नज़रिए से, मिल्लत के इख्तियार के नज़रिए से आपकी कोई राय, आपकी कोई अपील है? आखिरी सवाल है। नहीं देखिए, सियासत के अंदर साफ़ सुथरे लोगों ने आना चाहिए, सबसे पहली बात काबिल लोगों ने आना चाहिए जी, और ऐसे लोगों ने आना चाहिए जो भाईचारे को बढ़ाए। सबसे पहली बात, आज इस शहर को, इस प्रदेश को और इस मुल्क को सबसे पहले ज़रूरत है भाईचारे की, मेल मिलाप की जी। और ये सियासी नफरतें जो लोग फैला रहे हैं जी, जो अपने ज़ाती मफाद के, जो हिंदू मुसलमान की बात करा, पहले उसकी हैसियत और औकात तो देखो कि कभी उन्हें कोई समाज का काम करा क्या? जी, समाज का काम करेंगे नहीं, सियासी काम करेंगे नहीं, कभी किसी की चिकित्सा में काम करेंगे नहीं, कभी किसी के स्कॉलरशिप का काम करेंगे नहीं। हिंदू मुसलमान कर रहे, बाप की जागीर समझ रहे, कुर्सी पे बैठ रहे, भ्रष्टाचार कर रहे जी। तो ऐसे लोगों को सियासत से आपको दूर रखना पड़ेगा। सर एक मुकामी, सॉरी आप बीच में माफ़ी चाहता हूँ, एक सवाल मेरा जहन में आ गया। आपने देखा है कि संजय केनेकर साहब का जो हाथगड़े का लेके आया था, आप तो सर कौम के वास्ते ज़रा सी बात पर रोड पे आती, इतनी बड़ा बयान आता है, वो इशारों में जो तो कौम को मतलब तरह का बुरा वाला। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा था कि जाओ रोशन गेट, खटखट गेट, किसको हराम खोर कौन है क्या है, उन्होंने लपेट के बोले। किसको बोले? अब बोलिए, आवाम का, यहाँ को मुसलमान ही रहते ना। अरे भाई, किसको बोले? केनेकर साहब ने अगर बोले तो किसको बोले? हाथगढ़े वाले जो मुसलमान की गाड़ा है हटाते, उन्होंने उनसे कहा था, मीडिया से बात करें उन्होंने कि जाओ अगर हिम्मत है तो वहाँ तोड़ फोड़ करो। नहीं, तो वो क्या शहर के मालिक बन गए क्या कि वो तय करेंगे कौन क्या रहेगा, क्या रहेगा? और देखिए, सियासत के अंदर सबसे पहले आप अपने शब्दों का चुनाव करो, आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप जिम्मेदार पोस्ट पे आ गए तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि तुम्हारी ज़बान से भड़को बात ना निकले, भेदभाव की और ज़ात पात की बात ना निकले। केनेगर साहब अगर किसी को कटकट गेट पे भेजने की बात कर रहे तो क्यों भेज रहे वहाँ? वाती कर्मा का मसला था, कुछ भी मसला होगा, क्यों भेज रहे वहाँ? अगर सामने वाले अगर तो तकलीफ होंगी, अगर तकलीफ होगा तो कानून को निपटेगा, और अगर प्यारे होंगे तो तुम्हारे घर को ले आओ। बोलो कटकट गेट पे क्यों भेज रहे? कटकट गेट का नाम इसलिए लिया उन्होंने, वो नफरत की बात करके चंद हिंदुओं को खुश करना चाह रहे। ऐसे हिंदू भाइयों को मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि कटकट गेट का जमींदार इनका पार्टनर है मुसलमान, उसके साथ कारोबार करके पैसा कमाते जी। और जब समाज को जरूरत है, समाज के अंदर भी 2-5% लोग हैं जो नफरत से खुश होते, उनको खुश करने के लिए बेतुके बयान दिए। अभी उन्होंने, मैंने सुना उनकी बात को, गलत बयानबाजी का उन्होंने बोले कि हरामियों की तरफ जाओ बोल के। उन्होंने एक बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आप एक संवैधानिक पद के ऊपर हैं और अच्छी फैमिली से आते। उनके मुंतखब होने से पहले, उनके MLC बनने से पहले उनके बयान ऐसे नहीं आते थे, लेकिन बनने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो कभी मज़ारों के ताल्लुक़ से, कभी इबादत गाहों के ताल्लुक़ से, कभी मुसलमानों के ताल्लुक़ से बेतुके बयानबाजी दे रहे। ये यूपी नहीं है। यूपी के अंदर बाबा जो है ना, संविधान को बाजू रख के काम चल रहा। यहाँ गैर ज़रूरी बात करेंगे तो संविधान से उनको बराबर उनकी जगह बता दी। नहीं, सवाल ये था साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई आप छोटे छोटे बात पे हंगामा करते, निवेदन देते, इसके बारे में आपने उनसे बातचीत क्यों नहीं की? अगर वो गाली दे रहे तो मैं गाली दे दूँ क्या उनको? नहीं, वो नहीं, निवेदन की बात करते हैं। उनको काय का निवेदन देने के, जो उनके हाथ में क्या अख्तियारत है? कौन है वो? कौन है? क्या है? ऐसा मत बोलिए। मेरे को एक बात बोलिए, अभी जो है तो पूरा इतना पूरा पानी पूरी तरीके से आ चुका, पूरा आ चुका जी। एक बार इन्होंने सही, अगर ये बहुत हिंदुत्व के बानी है और ये बहुत अपने को बहुत बड़े हिंदू बताते, एक बार भी किसानों को उनको पैसे दिलाने की बात करे क्या? अभी अतिवृष्टि के अंदर इतने लोगों की, ये भी जो जितना पानी आया, लोगों की तबाही हुई, बताओ मेरे को एक उनका स्टेटमेंट है कि जिनके घर तबाह हुए उनको, एक मिनट, जिनके घर तबाह हुए उनको जो है तो मुआवजा दो बोल के आए के बात? पेपर में आया, बीच सरकार ने बहुत करोड़ों रुपए फंड दी, आज पेपर में। मैं इनकी बात कर रहा, जो नफरती बात कर रहा, इनकी बात कर रहा। जिम्मेदार पोस्ट पे है ना तो जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार बन के बात करो। क्यों गरीबों को नहीं दे सकते? तुम तो सत्ता में है ना जी, सत्ताधारी पक्ष के MLA है ना आप जी। करेगा फडणवीस साहब ने अपने फंड की मांग? और अगर करे तो दिखा क्या आपको सोशल मीडिया पे, किसी वर्तमान पत्र में दिखा क्या? लेकिन नफरत की बात आपके भी कानों तक आ गई, हमारे भी कानों तक आ गई जी। तो ऐसे ही लोगों के लिए हमारा संदेश है कि ऐसे लोगों को सियासत की सफ़े हस्ती से मिटाओ, जो चंद हिंदुओं को बगैर काम करे के खुश करना चाह रहे।
इनको मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको नौजवानों के रोजगार से कोई लेना देना नहीं जी इनको। अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आ रहा है हमारे पास में डेवलपमेंट का, जी ऐसी बातों से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा क्या? बताओ आप मेरे को। थर्ड लेवल पे बात करें उन्होंने, उम्मीद नहीं कर सकता था मैं कि किनेकर ऐसी बात करेंगे बोले, गलत बयानबाजी कर दी उन्होंने। इनको गरीबों से लेना देना नहीं, चिकित्सा से लेना देना नहीं, पढ़ाई से लेना देना नहीं, और महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनको मालूम है कि किराड़पुर वालों को और रोशनगढ़ वालों को 2 गाली दे दो, हिंदू समाज खुश हो जाता, अपने को कोच करने की जरूरत नहीं है। ये नौटंकी नाटक बंद करो और समाज के काम करो, मत करो मुसलमानों की। लेकिन जो समाज तुमसे आशा लगा रहा उनके तो काम करो, काम करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से इमाम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से हमारी मुलाकात हुई। कुछ फ़ोन आए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई ज़रा पत्रकार साहब ज़रा देखिए चंपा चौक रोड का क्या है, 100 फीट हो रहा है, 60 हो रहा, 70 हो रहा। बहरहाल सारी बातें आपके सामने हैं, कुछ सियासी पहलू भी मैंने सामने लिया हूँ। बहरहाल ये बड़ी पेचीदगी बात है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अब इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कई उम्मीदवार मैदान में आएंगे। ये बात सही है कि जो आपके काम का बंदा है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो जनता का काम है उसका साथ दे और अपने वार्ड का विकास करे। इतना ही हम कहेंगे और आने वाले दिनों पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि राजकारणी में मैदान में ये सियासी हूट किस करवट बैठता है। पल पल की खबर आपको हम इंशाअल्लाह देते रहेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।